So we were continuing with the mathematics program, Lang program. अब आह, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो सिंपल रिलेशनशिप होता है मैथमेटिक्स का, एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस मैं समझा दे रहा हूँ 15 सेकेंड्स में कि जो थ्योरी होता है, फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं प्रवेश? हेलो प्रवेश। आप बता दो शिट। नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। इसको आप कैसे प्रूव करते हो? नहीं, मुझे नहीं पता। जो ट्रायंगल से प्रूव करते हो ओवरऑल। तो जो रिलेशनशिप बिटवीन द मैथमेटिक्स इक्वेशन या तो फिर ज्योमेट्रिकल इक्वेशन, ज्योमेट्रिक्स होता है जो बॉडी फिजिकल इन्वायरमेंट में, उससे क्या रिलेशनशिप है मैथमेटिक्स का, उसके बाद फिर जो ग्राफ बनता है उसका क्या रिलेशनशिप है, इसी पर ही पूरा लैंगलैंड प्रोग्राम है। कि ऐसे ब्रिज है, तो ब्रिज को कैसे बनाया जाए, ये जो कर्व है सब है, तो कर्व कौन सा ऐसा कर्व हो जिसमें जो मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम रहे, ब्रिज गिरे नहीं, या फिर जो भी विंड का शियर एंड स्ट्रेस है वो इम्पैक्ट कर रहे ब्रिज के ऊपर, लेकिन ब्रिज गिरे नहीं। तो ये ओवरऑल करने के लिए लैंगर जो अ, ये प्रोग्राम है, लैंड प्रोग्राम, ये यूज किया जा रहा है। द प्रोग्राम इज बीइंग यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू ऑटोमॉर्फिक फंक्शन। जो फंक्शन क्रिएट होता है, आप बनाते हो, इसको सॉल्व करते हो इतना एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को, ये सब, ताकि इसका आंसर निकल सके। और फिर जैसे ग्राफ बनता है, तो ग्राफ कैसे ही बन सकता है, तो एक ग्राफ ही का पार्ट है एक। अगर साइन कर्व देखोगे तो साइन कर्व कॉस सब इसी का पार्ट होता है। तो यही लैंगलैंड है, अगर बहुत लेमस्ट टर्म में बोला जाए तो। फिर देखा जाए तो एनर्जी बर्स्ट इन डिस्टेंट गैलेक्सी डिस्टर्ब्ड आयोनोस्फेयर। तो आयोनोस्फेयर करूँ ना, आप एक्सप्लेन करो इसको, आयोनोस्फेयर क्या है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। करूँ ना? यस यस भाई। हाँ। आयनोस्फेयर बेसिकली इसमें नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं, जिसके थ्रू हमारे जो सिग्नल्स हैं उसको भी यही लेयर सपोर्ट करती है। जितना मुझे पता है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। ये एक्सोस्फेयर का पार्ट होता है, मतलब दिस इज द अपर मोस्ट जो पार्ट होता है एक्सोस्फेयर, उसका एक पार्ट होता है आयोनोस्फेयर, जहाँ पे जो इट इज अ वेरी हीटेड जोन। एंड ओजोन, सॉरी, जो रेडिएशन होता है सोलर का वो आयोनाइज होता है यहाँ पर। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो एंड रेडियो वेव्स भी यहाँ पर मॉडिफाइड हो जाती है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आयोनोस्फेयर। हम्म। और दूसरा है कि जो आइनोस्फेयर है, जैसे प्रवेश ने कहा कि स्पेस और एटमॉस्फेयर के बीच का जो पार्ट है, इसमें मैं जो पार्टिकल्स है वो चार्ज हो जाते हैं ड्यू टू द रेडियो एक्टिविटी एंड द प्लाज्मा फ्लेयर, सोलर फ्लेयर्स फ्रॉम द सन, उसके कारण। एंड द आइनोस्फेयर इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन। सिर्फ और सिर्फ ओजोन नहीं इसको ऑब्जॉर्व करता है इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ionosphere also absorbs the harmful ultraviolet rays from the sun. It is sensitive to the changing magnetic and electrical condition in space, usually connected to the solar activity. तो प्रवेश, जो हम लोग एरोरा बोरिस देखते हैं ना, नॉर्थ आई लाइट्स देखते हैं, वो कौन सा स्फीयर में होता है? स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, एथिनोस्फेयर, आइनोस्फेयर में? दैट इज इन द थर्मोस्फेयर होता है। आइनोस्फेयर में होता है। ऑरोरास आइनोस्फेयर में होता है औशिक। हम्म। हाँ, वही मुझे लगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना कि आइनोस्फेयर, तो आयन से कारण होते हैं। नो, अगर आप टेक्स्ट देखोगे तो उसमें थर्मोस्फेयर ही होता है। तो मतलब Ionosphere है प्रवेश, ionosphere. मैंने भी वेरीफाई In the किया। ionosphere, the ions of the solar wind collide with the atoms of the oxygen and nitrogen from the Earth's atmosphere.
The energy released during this collision causes a colorful glowing halo around the poles. ionosphere. ठीक है, इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है ज़्यादा। डिवाइस यूजेस के important नहीं है। We can move towards the Indian Express. प्रवेश, थर्मोस्फेयर में अरोरास होंगे कैसे? अरोरास होते बिकॉज जो चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जब कोलाइड करते विद द गैसेस जो आयनोस्फेयर में ही होते हैं चार्ज पार्टिकल्स, तो नेचुरल है कि आयनोस्फेयर में ही होगा ना अरोरास। थर्मोस्फेयर में कैसे होगा? Now coming to the Indian Express newspaper. ठीक है मैम। अर्जेंटीना में इलेक्शन हुआ, उसमें जो राइट विंग लिबर्टेरियन जेवियर मेली won the प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो प्रवेश बताइए कि लिबर्टेरियन मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टेरियन? also can you repeat? अभी अर्जेंटीना में इलेक्शन हुआ, वहां पर जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है जेवियर मिलेई, इन्होंने जीता इलेक्शन हाल फिलहाल में। तो जेवियर मिलेई नाम है इनका। तो ये इनको बोला जाता है राइट विंग लिबर्टेरियन। तो लेफ्ट विंग भी होता है, और तो राइट विंग लिबर्टेरियन, राइट विंग छोड़ देते हैं। लिबर्टेरियन मतलब क्या होता है? See, libertarian simply means that who prefers the liberty and who believes in the ideology of liberalism, who believes in the open market, regulated control by the government, not the command economy. So that shows the liberalism, and he being a liberalism, being a follower of the liberalism, he is considered the libertarian, representative. Apart from that, you mentioned what is right liberalism. Since 1990, under the wave of neoliberalism, we have started using this word called right liberal, which simply means that you will allow the private organization or the private sphere to dominate the spheres in which government is not able to compete professionally. For an example, the current BJP government, which is in the majority, it is not considered as a liberty of the right party. It is considered as a right liberal party or the neoliberalism party, which is providing the privatization full-fledged liberty to operate and to generate the wealth, and working on the principle of minimum government, maximum governance. प्रवेश इतना लंबा आप बोलो, आप इसको शॉर्ट में बोल सकते थे कि आप पता, अगर 2 लाइन बोलना, अगर लिबर्टेरियन समझाना है, अगर लेमेंस टर्म में, तो मतलब कि कैसे यहाँ पे समझाएंगे मैं आप? बोलूँ, हाँ, लेमैन हाँ टर्म्स में, कि हाँ गवर्नमेंट हाँ। इंटरवीन नहीं करते इन फ्री मार्केट फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही इकोनॉमी या मार्केट फंक्शन करती है, उसमें गवर्नमेंट इतना ज्यादा इंटरवीन नहीं करती। हम्म, जैसे जो दुनिया में जो लेफ्ट और राइट का जो डिफरेंसेस है, बेसिकली प्रो राइट प्रो गवर्नमेंट है। क्योंकि अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल उठाओ फासिज्म नासिज्म उठाओ, तो भी प्रो गवर्नमेंट हो गया। या फिर आप स्टालिन को, चाइना को भी उठाओ, तो वो भी प्रो गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट सेंट्रिक, स्टेट सेंट्रिक, स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए हमेशा। लेकिन जो लिबर्टेरियन है ना, वो हमेशा फोकस करेगा इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर में। वो बोलेगा भाई भाई इंडिविजुअलिटी इंपॉर्टेंट है, टैक्स मेरे को कम चाहिए। और दूसरा कि गवर्नमेंट हर जगह इंटरवीन नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट को दूर रहना चाहिए बिजनेस क्लास से। बिजनेस को एक फुल फ्लेजेड ऑटोनॉमी होना चाहिए, वो काम कर सके। तो हमेशा टैक्स कम करने का बात करेगा। ओवर एम्फेसिस ऑन द स्टैंडर्ड का बात नहीं करेगा। वो बात करे कि जो कैपिटलिज्म है वो खुद सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम को ओवरऑल, और अपने अंदर में मैकेनिज्म है जो कर सकता है। तो ये लिबर्टेरियन होता है प्रिंसिपल, अगर इसको बोला जाए तो। तो प्रवेश, तो इंडिया में तो सरकार जो है लिबर्टेरियन प्रिंसिपल में कोई सरकार आज तक में नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मिक्स्ड है ना, सोशलिज्म भी है और कैपिटलिज्म भी है। लिबर्टेरियन में कोई नहीं है इंडिया में, एक भी कंट्री, एक भी पार्टी नहीं है। एक ही पार्टी था, वो कोई एग्जाम्पल बता सकते हो तो बताओ। एक पार्टी था इंडिया में ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टेरियन।
जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, आप है, वैसे टाइप एक पार्टी था इंडिया में, फेमस नाम है उनका। इट इज स्वतंत्र पार्टी आई थिंक। हाँ हाँ, स्वतंत्र पार्टी, सी राजा गोपालाचार्य के समय में। लेकिन वो भी ट्रू लिबर्टेरियन नहीं था, क्योंकि वो सपोर्टेड द फ्यूडल फ्यूडल एलिमेंट, लैंड लॉर्ड, और इन लोग सपोर्ट करते थे ज्यादा। Philippines, and then next, coming to the next article, over 4 lakh Afghan return home from Pakistan after crackdown. 1.7 million Afghan have been living in Pakistan without valid document. तो वैसे refugee crisis from the Afghanistan देखा गया है due to the civil war in Afghanistan from last 20 years. और जैसे जैसे नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, तो कोई कोई लोग धीरे धीरे लोग जा रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ में, लेकिन पाकिस्तान ने क्रैकडाउन किया है। इलीगल जो भी स्लम्स हो रहा था आसपास, इस्लामाबाद में और बाकी सब रीजन, कराची हो गया एक्सेट्रा, तो इसलिए 4 लाख हैव रिटर्न हो। तो जो ये क्राइसिस हुआ है प्रवेश, तो इससे इंडिया का क्या इम्पैक्ट कर सकता है, अगर आप 2 लाइनें बता सकते हो तो शॉर्ट में, इसके कारण। इंडिया में भी हमें देखने को मिल सकता है कि अफगान एज रेफ्यूजीज दे कैन मूव टुवर्ड्स इंडिया। हाँ, अगर मैं इसको बता सकूँ कि एक तो पहली बात है कि पाकिस्तान हैव टेकन अ वेरी बोल्ड स्टेप, और बहुत ज़्यादा ब्रूटल स्टेप लिया है, क्योंकि उन्हें टाइम नहीं दिया गया इसमें। बोल तो सकते ही है कि भाई आप वापस जाओ, लेकिन आपको टाइम लाइन दीजिए ना, एक एक साल के अंदर वापस भेजना है या फिर 1 महीने के अंदर वापस भेजना है, आपको काट दीजिए। तो डायरेक्टली उन्होंने बुलडोजर चला दिया। अब क्या होगा इसके कारण कि जिसमें डिसकंटेनमेंट है पीपल के अंदर में, पॉपुलेशन के अंदर में, वो कहीं ना कहीं जाएगा तालिबान के ऊपर। तालिबान गवर्नमेंट के पास उतना पैसा है नहीं कि वो 4 लाख एक्स्ट्रा लोग को संभाल सके, ऑलरेडी गरीबी भी है वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा लॉन्ग टर्म में कि डिस्टेबलाइजेशन, इंसर्जेंसी और ये सब जो टेररिज्म होता है ना, वो बढ़ सकता है। तो उससे इंडिया पर इम्पैक्ट ये पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर में जो डिस्टेबलाइज होगा थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ जगह पर बलूचिस्तान रीजन, बाकी कराची हो गया, या फिर तालिबान के रीजन में, तो इम्पैक्ट कर सकता है इंडिया का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर, और पीस प्रोसेस अफगानिस्तान में थोड़ा इम्पैक्ट कर सकता है वो। Then we were talking about the South China Sea and how the countries like ASEAN and other countries is in contest with the China over the South China Sea. तो उसके लिए Philippines has approached neighbors such as Malaysia and Vietnam to discuss a separate code of conduct for regarding South China Sea. Citing limited progress during towards striking a broader regional pact with China. तो वो बात कर रहे हैं कि भाई चाइना के साथ बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं चाइना जो है वो बात मानता नहीं है, वो आर्टिफिशियल आइलैंड को प्रमोट करता है, वो इलीगल फिशिंग को प्रमोट करता है। तो हम लोग एक सेपरेट पैक्ट कर सकते, कोड ऑफ कंडक्ट कर सकते हैं, ताकि जो बाकी सब कंट्रीज का भी एक तरह से बैलेंस रहे अराउंड दिस रीजन। तो ये सही स्टेप नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ओन कोड ऑफ कंडक्ट से ऐसा हुआ कि बाकी कंट्री फिर ओन कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाएगा, बाकी कंट्री फिर वापस में आएंगे, आपस में ग्रुपिज्म हो जाएगा। उससे उससे अच्छा है कि आप एक ब्रॉडर कोड ऑफ कंडक्ट का आप नेगोशिएशन करें, मेरे अकॉर्डिंग। मानसी इसको ऐड। मतलब इसमें आसियान ही फिर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ना। अगर कोड ऑफ कंडक्ट बनाना भी है तो आसियान कंट्रीज और जो बाकी मेंबर कंट्रीज है वो एक ब्रॉडर जो वाइडली एक्सेप्ट भी किया जाएगा। भाई उसी का बात कर रहे थे, ब्रॉडर होना चाहिए। हम्म Then regarding the integrated ombudsman scheme, Reserve Bank है, it is a single window for resolution of complaint under the RBI regulated entity. आप कंप्लेंट डायरेक्टली कर सकते हो। इट इज ए पार्ट ऑफ द सिटीजन चार्टर बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी बोल सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी बोल सकते हैं, और हाई एथिकल स्टैंडर्ड दैट हैज बीन अपहोल्डेड बाय द आरबीआई। तो ये एग्जाम्पल दे सकते हैं एथिक्स में भी और जीएस पेपर 3 में। तो इसको लिख लेना पड़ेगा, जिसमें लिखा हुआ है टाइमलाइन भी दिया है, 30 डेज के अंदर रिजॉल्व नहीं होता है तो आप जा करके
कंप्लेन कर सकते हैं आरबीआई ओम्बुड्समैन। और ऑल कंप्लेन सर डेफिशिएंसी सर्विस आर अंडर द लिस्ट। तो ये छोटा सा साइड में जो दिया मैंने, आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए, ये भी एक तरह से हम लोग के लिए है कि स्लोगन। तो एक अवेयरनेस का मैकेनिज्म होता है, पीपल को कैसे अवेयर करे। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय आरबीआई। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, एक तरीका है जो इशू किया जाता है बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। कॉल नंबर भी साइड में दिया हुआ है। तो ये ओवरऑल एक जो अवेयरनेस हम लोग बोलते हैं, डिजिटल अवेयरनेस कैसे किया जाए, तो ये न्यूज़पेपर एक माध्यम। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन ऑस्टिन लॉयड, हमेशा नाम में सुनते हैं, हाँ लॉयड ऑस्टिन। ये हमेशा जाते हैं हर जगह, डिफेंस सेक्रेटरी है। तो डिफेंस सेक्रेटरी मतलब वहाँ के हिसाब से डिफेंस मिनिस्टर। इंडिया में डिफेंस सेक्रेटरी डिफरेंट है, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, वहाँ वाले टेम्पररी होते हैं। और इसमें कोई बता दो इसमें डिफरेंस क्या है, कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है वहाँ का जो सेक्रेटरी होता है और इंडिया का सेक्रेटरी में। इंडिया में सेक्रेटरी मतलब कि थ्रू प्रमोशन आप उस स्टेज पे पहुंचते हो, लाइक जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, उससे आप बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट यू गेट सिलेक्टेड थ्रू द एग्जामिनेशन प्रोसेस, वो इलेक्शंस नहीं होता। बट यूएसए के केस में जैसे आपने बोला कि टेम्परेरी होता है, तो सिविलियंस में से ही आप बेसिकली कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं उनको चूज करते हो, तो वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स के सिलेक्शन के लिए कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं। मैं बोलता हूँ इसमें जो इंडिया में सेक्रेटरी होता है, जो इन वेस्टर्न कंट्रीज में सेक्रेटरी होता है, उसमें सिर्फ एक ही फर्क होता है कि यहाँ का ब्यूरोक्रेट होता है और वहाँ का मिनिस्टर होता है। यहाँ का जो सेक्रेटरी होता है उसको मिनिस्टर को फॉलो करना होता है, और वहाँ का जो सेक्रेटरी होता है वो एक नॉर्मल इंसान भी हो सकता है, उसका कोई लेना देना भी नहीं है पार्टी से। लेकिन अगर जो सुप्रीम लीडरशिप है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अगर चाहे तो अपने रिश्तेदार को भी उठा के वो सेक्रेटरी बना सकते हैं, ही विल बी अ मिनिस्टर। सो दिस इज अ स्लाइट डिफरेंस ट्रू। बिटवीन बोथ सेक्रेटरीज। हाँ, अब वहाँ जरूरी नहीं पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट, वो किसी को बना सकते हो। तो हाँ, प्रेसिडेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट्स होता है, वो किसी को भी मिनिस्टर, किसी को भी डिफेंस सेक्रेटरी बना सकते हैं। फिर डिफेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है क्या प्रवेश, हमें सुनते हैं ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसका हाँ, कंपैरिजन में इंडिया में कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वी हैव द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होम अफेयर होता है। हमारे यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इक्विवेलेंट टू हम्म। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और वहाँ का फॉरेन अफेयर, इंडिया वहाँ क्या, का इंडिया फॉरेन का जो फॉरेन अफेयर है वहाँ क्या होता है? वहाँ का फॉरेन अफेयर होगा। या दरअसल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है दैट डील्स विद द होम अफेयर्स। सो द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर यूएस इज इक्विवेलेंट टू द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ऑफ इंडिया। फॉरेन अफेयर फॉरेन सेक्रेटरी तो वहां पर भी होता है, फॉरेन सेक्रेटरी यहाँ पर भी होता है, डिफेंस सेक्रेटरी होता है, डिफेंस मिनिस्टर होता है यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो 2+2 में कौन कौन आता है बताओ? तो 2+2 में आता है तो डिफेंस सेक्रेटरी, हाँ, और एक आता है होम सॉरी फिनेंस फॉरेन सेक्रेटरी। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है अभी बताए यूएस में? यूएस का तो मुझे सर्च करना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। वही बता रहे हैं ना, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है ना वो फॉरेन सेक्रेटरी होता है वहां पर, ये डिफरेंस है। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि स्टेट सेक्रेटरी आते हैं, एंथनी ब्लिंकन हमेशा आ रहे हैं इंडिया में। तो जो स्टेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो आते हैं इंडिया में। डिफेंस सेक्रेटरी ये तो लॉयड हो गए, ये आते हैं। और हमारे तरफ से कौन जाता है, तो डिफेंस मिनिस्टर आते हैं राजनाथ सिंह, और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। तो फॉरेन मिनिस्टर बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहाँ का। तो औशिक तो एक चीज सेक्रेटरी और ऑफ है वहां पर, जो जो आप बोल रहे स्टेट। हो वो करेक्ट है, लेकिन जो यूएस के अंदर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो फॉरेन अफेयर्स भी डील करता है और होम अफेयर्स भी डील करता है हाँ कुछ। हाँ हाँ, इसलिए उसको स्टेट डिपार्टमेंट्स के अंडर में आता है, इसे बहुत हाँ, ताकतवर होता है। यूएन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेकंड मोस्ट पावरफुल वो होता है आफ्टर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। ठीक है। अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उत्तराखंड में, सिलक्यारा परकोट टनल है ये, सिलक्यारा परकोट और इसमें मुझे टनल। एक चीज बोलनी है कि एक तो रेल निगम लिमिटेड पाइप के जरिए इवैक्यूएशन करने की कोशिश कर रहा है,
और एक जो हमारा डीआरडीओ है उसने एक टेक्नोलॉजी, एक मशीन लाई है, डीआरडीओ ने रिसेंटली बनाई है, दक्ष दक्ष मशीन। सो वो दक्ष मशीन बेसिकली जो केव है या फिर जो ये टनल है उसके अंदर डिगिंग कर रही है बहुत ही फास्ट स्पीड पे, ताकि वहां तक पहुंचा जाए। तो दक्ष टेक्नोलॉजी इज बाय डीआरडीओ। और दूसरा कि अभी हाल फिलहाल में आज ही सुबह हुआ है कि वहां पर जो कैमरा होता है, पहले जो कैमरा ईसोफेगस में डाल दिया जाता था फॉर ऑपरेशन, वो कैमरा डाला गया है थ्रू द डक्ट, और उससे पता लगा है कि अंदर में लोग जिंदा हैं और ठीक है। आज ही वीडियो वायरल हुआ, मतलब ऑनलाइन देख लेंगे उसमें। अंदर में जो लोग फंसे हुए हैं उनका वीडियो अभी तक था नहीं। और दूसरा कि सेकंड, कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि भाई टीएन के जो गवर्नर है वो 3 साल से क्या कर रहे थे, लास्ट मोमेंट में उन्होंने बिल को एक तरह से वापस भेज दिया। 10 पेंडिंग बिल को वापस भेज दिया। तो ये ये कर लिया डिस्कस और करेंगे। कवर हो चुका है इन डिटेल। हाँ हाँ, मतलब वाइडर पाइप बात कर चुके हैं कि रीचेज द ट्रैप्ड मैन, और कैमरा भी गया है अंदर। फिर कैसे कोप कर रहे हैं 45 वाटर मैन, रेगुलर वॉक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, रिलेटिव से बात कर रहे हैं अंदर में। साइकेट्रिस्ट भी हैं, डॉक्टर वहाँ पर जो बात कर रहे हैं लोग से ट्रैप की। ऑब्वियस से बात है ना, एक क्लॉस्ट्रोफोबिक होगा, शिकार हो रहे हैं, कोई ना कोई एंजाइटी एंसियस हो रहे होंगे इसको। कौशिक कितनी गहराई है, मतलब जहां पर कुछ है अंदाजा, मतलब अगर आप ब्रीफ में बता सके कि कितनी। टू आ, 200 मीटर के आसपास है ये। अच्छा। ठीक। अगर सर्च कर लेने एक बार, मुझे मतलब एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ठीक। उसी के आसपास मैंने पढ़ा था कहीं। ठीक। अब साइमल्टेनियस पोल विल बेनिफिट द पब्लिक एंड सेंटर रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, ये हमने डिस्कस किया था कि वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन क्या फायदा है और क्या नुकसान है। तो प्रवेश आप शॉर्ट में जल्दी से बोल दो उसको। नहीं, इसका ब्रॉडली स्पीकिंग तो आगे फायदा देखो। ही है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बचती है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम करते हैं डिफेंस अपरेटस पे वो कम हो जाता है। दूसरा ये जो है कि जो गवर्नमेंट है वो गवर्नेंस पे ज्यादा फोकस कर सकती है। बस इसके नेगेटिव आयाम यही है कि जो रीजनल डिमांड्स होती हैं वो कहीं ना कहीं नेशनल डिमांड्स के नीचे दबने का चांस रहता है। लेकिन उसके लिए भी हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इस तरीके से इलेक्शन करवाता है कि मतलब उसमें इसके भी चांस कम हो जाएंगे। तो मोटा मोटा सही है साइमल्टेनियस इलेक्शन। हाँ। अब नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द आईटी रोपा रिसर्चर बात किए हैं कि मेटल मिला है उन्हें सतलज के अंदर नीचे में, अरे हाँ। टैंटेलियम जिसको कहा जाता है, इन द सतलज रिवर सैंड इन पंजाब। इसको यूज किया जा सकता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में। तो आप देखो कि हमने बात किया था कल ही कि 10% इंडिया का सिर्फ एक्सप्लोर्ड है, 2% माइन होता है। तो अगर ऐसा मटेरियल मिलेगा तो हमें दिक्कत नहीं होगा सेल्फ रिलायंस करने में। फिर कल जैसे बात किए थे क्रिएटिंग फेक आईडी और फेक लोन ऐप, बहुत बूम पे है इन प्ले स्टोर ऐप, एप्पल एप्पल का जो स्टोर है उसमें भी। तो क्या कर किया जाना चाहिए, तो ये अवेयरनेस स्कीम है कि आप ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड मत करो कहीं भी ऐड से, और फोन का प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। लेकिन वहां तो बात हो रहा था प्ले स्टोर में भी ऐसा ऐप है, तो इसका जिम्मेवारी कौन उठाएगा? तब इसका जिम्मेवारी डायरेक्ट और डायरेक्ट एप्पल या फिर गूगल को होना चाहिए। तो ऐसा कुछ अप्रूवल मैकेनिज्म होना चाहिए कि लिखे सर्टिफाइड बाय एनबीएफसी, सर्टिफाइड बाय आरबीआई, प्ले स्टोर के ऊपर में साइड में होना चाहिए। जैसे नहीं इंस्टाग्राम हो में सकता टिक तो, होता है ना, अगर ब्लू टिक, मतलब वैसे ही होना चाहिए। अगर वो इस तरीके से फ्रॉड लोन बना रहे हैं तो जो फ्रॉडर्स हैं वो इतना भी उनमें लिखने में क्या जा रहा है, वो भी लिख देंगे अप्रूव्ड बाय एनबीएफसी, अप्रूव्ड बाय आरबीआई। नहीं 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 नहीं, अपलोड वो लिख देंगे ना। मैं बात कर रहा हूँ जैसे इंस्टाग्राम में जो टिक होता है ना, ब्लू टिक, हम्म। या फिर ट्विटर में देखो कि येलो टिक, वो तभी मिलता है जब आपको अप्रूव होता है ऑनलाइन, हम्म। ऐसे नहीं मिल सकता। तो ऐसा अगर कुछ टिक होगा, टिक सिस्टम होगा, साइड में लिखा रहेगा कि अप्रूव्ड बाय, ऐसा कुछ एप्पल की तरफ से ही होगा या फिर गूगल प्ले स्टोर की तरफ से होगा, अप्रूव्ड बाय आरबीआई, तो वो ऐसा करके सिस्टम कर सकते हैं। तो उसके ठीक है। पास इतना है नहीं ना सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली ऐसा चेंज कर देगा पूरा एप्पल का प्ले स्टोर के अंदर में, उतना हम्म। नहीं होगा। ठीक। तो ये बात कर चुके हैं इसको 41। तो क्या क्या किया जा रहा है, तो खिचड़ी बनाना, एप्पल स्लाइसेस, दलिया दिया जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम वाटर फॉर ड्रिंकिंग, क्लोरीन टैबलेट। क्लोरीन टैबलेट क्यों दिया जाता है?
कोई बताओ। प्रवेश। क्लोरीन इन्फेक्शन को कम करने के लिए दिया जाता है ना शायद। वाटर के अंदर प्यूरिफाई करने के लिए क्लोरीन यूज होता है ना, हाँ। वाटर प्योरिफिकेशन में, इसलिए। ठीक है। ऐसे ही सब ऐप था, 9,000 सब्सक्राइबर था इसका। बाकी सब ऐप में जैसे ऑथेंटिक है कैसे पता चलेगा, तो एक तरीका है, इसमें कल ही बात कर रहे थे इसके ऊपर। रेड ऑन टू फेक कॉल सेंटर आफ्टर मैन इन यूएस फाइल कंप्लेन। तो ये हमें देखा गया है कि इंडिया में फेक कॉल सेंटर का चलन है, उससे इम्पैक्ट होता है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट विद यूएसए एंड इंडिया एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। और दूसरा चीज, इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो भी इमेज खराब होता है, क्योंकि बोला जाता है कि स्कैम का कॉलर ज्यादा आता है, इंडियन लोग ज्यादा होता है स्कैम कॉलर में। तो इस पर डील करने के लिए जो कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए यूएस एजेंसी, साइबर कमांड और इंडिया का जो भी साइबर स्पेसिफिक जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस है, उनके साथ। स्पेशल टास्क फोर्स भी क्रिएट किया गया था। तो कोई मुझे ये बता सकता है कि एनजीटी का जो एनजीटी के कितने बेंच हैं और जो मेन बेंच है कहाँ पर लोकेटेड है? मेन बेंच तो दिल्ली में होंगे। दिल्ली में हूँ। ठीक है। और कितने बेंच हैं टोटल? आई थिंक 4 है टोटल। नहीं, हमारे यहाँ 5 बेंचेस हैं। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल। तो नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा हमारा है जहाँ पर एनजीटी की जरूरत नहीं है, तो नहीं बनाया गया है वहाँ पे। तो 5 और हमारे एक यहाँ और बनाना एनजीटी। चाहिए। तो अच्छा, लोकेशन लिख बता सकते हैं। दो। हाँ, प्रवेश लोकेशन अगर पता हो तो बता दो बेंचेस की। तो लोकेशन है, एक तो कलकत्ता, चेन्नई, भोपाल और एक पूना, और ठीक एक दिल्ली मैंने बताई दिया। ठीक है, थैंक यू। अब ऐसे इसमें लिखा कि डेलीगेशन फॉर फिनलैंड विजिट सुखरली लेक इन गुड़गांव। ये अब पता होगा तुम लोग को कहाँ पे लेक है। और एम्बेसडर लगा स्टेटेड दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय इंडो नॉर्डिक वाटर फोरम। जॉइंट इनिशिएटिव है फिनलैंड और इंडिया के बीच में। तो हर एक कंट्री के बीच में आपस में जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन स्कीम होता है, चाहे वो सिविलियन सेक्टर में हो या डिफेंस सेक्टर में। तो उसमें से एक एग्जाम्पल है। अच्छा, होम गार्ड क्या होता है प्रवेश, और डू वी होम नो गार्ड्स होम आर गार्ड? बेसिकली होम गार्ड्स आर बेसिकली डिफेंस वॉलंटियर्स होते हैं, जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मतलब मॉरल पुलिसिंग के लिए उनको रिक्रूट करती है। और जैसे कि अगर हम दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें, हरियाणा गवर्नमेंट की बात करें, तो बेसिकली ये जैसे कि हमारी जो लोकल बसेस होती हैं उनमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए होम गार्ड्स होते हैं। उसके बाद जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उनमें भी एडिशनल सिक्योरिटी के लिए पुलिस की हेल्प करने के लिए होम गार्ड्स होते हैं। उसके बाद जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे कि एसडीएम डीएम लेवल तक के जो ऑफिस होते हैं, वहां पर जितनी जो एडिशनल मतलब पुलिस की शॉर्टेज है उसको भी फुलफिल करने के लिए होम गार्ड्स की नियुक्ति की जाती है। और जो होम गार्ड्स है वो एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना दिया गया है सिंस लास्ट 5 years अंडर दी परव्यू ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो इसको पूरा इसको सुपरविजन करते हैं। और हमारे यहाँ डीजी एक ऑफिस है, डायरेक्टर जनरल ऑफ दी होम गार्ड्स इसी ऑफ होम इंडिया। गार्ड हम। हाँ। हम्म, तो उसके अंडर आता है, और बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ही पार्ट है। ठीक है। और इसमें ऐड करूंगा प्रवेश से उन्होंने बताया एक तरीके से कि होम गार्ड क्या है। इसे दे जो होम गार्ड है वो सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के अंदर में आते हैं। और द रेवेन्यू एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट हैड रेज्ड टेक्निकलिटी ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ द बस मार्शल बाई CVD CDV आर टू हम्म। बी कॉल्ड ओनली फॉर डीलिंग सच सिचुएशन, हॉस्टल अटैक या डिजास्टर मैनेजमेंट। इस समय उनका रोल होता है। 25,000 रुपीज उनको मिलेगा ऐसा बताया जा रहा है द्वारा LSD हाउस से। हाँ, तो वो और यहाँ मिनिमम उनका होता मिनिमम है। पर हाँ, कैटेगरी यहाँ पे कांस्टेबल कंपेयर पुलिस का होता है। कंपेयर कर सकते हो पावर्स ऑफ पुलिस एंड पावर ऑफ होम गार्ड्स में डिफरेंस। ठीक है, तो मानसी इसमें पावर बेसिक इसमें ये है डिफरेंस। कि मैं बताता हूँ प्रवेश, फिर आप श्योर। ऐड कर देना कि आप डिटेल में बताते हो। तो मैं मेरे मेरे अनुसार क्या हो सकता है कि FIR लॉन्च नहीं किया जा सकता,
ना ही कि उनके पास प्यूनिटिवली एक्शन आप डिटेन कर सकते हो, होमगार्ड डिटेन नहीं कर सकते। वो एक सपोर्ट मैकेनिज्म है, वो सर्विस है फॉर टुवर्ड्स द पुलिस। पुलिस तो प्रॉपर रेगुलर जॉब है, जो होमगार्ड ऐसा नहीं, वो स्पेशल केस में होमगार्ड को बुलाया जाता है। आप बताइए प्रवेश, आप ऐड करिए। हाँ, इसमें बेसिकली जो आपने बताया उसमें ये होता है कि जो होम गार्ड्स होते हैं वो कोई भी प्यूनिटिव एक्शन नहीं लेंगे, प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे। बेसिकली वो रिपोर्ट करते हैं पुलिस को कि इस तरीके की इलीगल एक्टिविटी हमने देखी है, और वो बेसिकली स्टेटस को मेंटेन करते हैं जब तक पुलिस नहीं आती। ना तो कोई वो कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, और बेसिकली वो इंटेलिजेंस का काम करते हैं कि मतलब यहाँ पर ये चीज हुई है, वो जाके पुलिस को बता देते हैं, तो पुलिस आके एक्शन लेती है। और जहां तक बात है कि यूनिफॉर्म और डिसिप्लिन रूल्स की, तो इनके बहुत लीनियंट होते हैं, लेकिन पुलिस के बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। उनका अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इनका कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। और बाकी जो ओशिक ने कहा कि डिफेंस में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, और सिविल डिफेंस में और बसों में इनका यूज होता है। सो ये और स्टेट में आती है यूनियन लिस्ट में? सिविल डिफेंस मानसी आई थिंक यूनियन में आता है ना, सिविल डिफेंस एक्ट 1968। ठीक है, ओके, कंफर्म कर लेंगे। हाँ, डायरेक्टली आते हैं। और ये कब बना था? 1966 में, आफ्टर साइनो इंडियन वॉर, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। 18 to 60 ईयर्स में आप जा सकते हो, 50 ईयर्स तक होमगार्ड में जा सकते हो। ऑक्सिलरी फोर्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय नहीं है वो। दूसरा कि हमेशा बोला जाता है क्या क्या इशू है कोर्ट के अंदर में। तो पहला कोर्ट है कि कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दिया जाता है बाय द राइटर, या फिर कोई लोग बोलते हैं कि इन्होंने राइट किया, लेकिन जा करके कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट देते हैं, तो वो हो जाता है। फिर एविडेंस और टाइम दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ जाता है। और तीसरा है कि एफएसएल फॉरेंसिक लेबोरेटरी हो गया। एस से प्रवेश, आप बताना क्या चीज़ है। तो इनका जो जांच होता है वो भी बहुत टाइम टेकिंग होता है, और कभी कभी इनके जो रिजल्ट भी आता है वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर होता है फ्रॉम द रियल केस। तो एक 3-4 इशू है, इसको लिख सकते हैं इन वाइडर एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल जुडिशरी रिफॉर्म में। अब जब यमुना पॉल्यूशन का बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। वो क्या है? तो इट इज द मिनिमम ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ इन द रिवर और एनी पॉन्ड। तो इतना होना ही चाहिए। अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, बीओडी बढ़ गया, इसका मतलब डिमांड ज्यादा बढ़ चुका है, इसका मतलब कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड होती है उसके घटने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या है उसी? बीओडी घटने का? हाँ, वीओडी बढ़ने का, सॉरी, बढ़ने का सबसे हाँ, वही इम्पोर्टेंट कारण। बढ़ने का, हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट कारण है सबसे ज्यादा कि पॉल्यूशन और यूट्रिफिकेशन है। जो ऊपर में ग्रीन आपने एल्की होता बोल है ना, दिया परत। हेवी यूट्रस। मेटल्स और पॉल्यूशन। यूट्रिफिकेशन होता है हेवी हाँ, मेटल से और यूट्रिफिकेशन आ फॉस्फोरस जाता और बाकी जगह चीज है। जो लीच करते हैं। हम्म। देखो, अब इसमें देखा कि कैसे जो पीडब्ल्यूडी होते हैं उनको कैसे इसको उनको इक्विटी और कैसे उनको इंक्लूसिव बनाया जाए कोई भी इंस्टीट्यूशन। तो दिल्ली एयरपोर्ट क्या कर रही है कि सेंसिटाइज कर रही है एम्प्लॉयज को कि रिगार्डिंग द डिसेबिलिटीज। और वो हिडन डिसेबिलिटी क्या होता है प्रवेश? दोबारा बोलेंगे औशिक एक बार? हिडन, अगेन हिडन डिसेबिलिटी, एक तो डायरेक्ट दिखता है, एक होता है कि अंदर में, जैसे कोई हिडन कान सुनाई डिसेबिलिटी किसी को नहीं दे बेसिकली ऐसी रहा। होती है ना जो हाँ, आपको फिर मतलब अननोटिसेबल होती है, जैसे नोटिसेबल कि नहीं, हाँ। हाँ, माइंड क्रोनिक इलनेस, माइंड मतलब प्रॉब्लम। मेंटल एग्जाम्पल, हेल्थ, अच्छा, क्रॉनिक कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, हेल्थ, ठीक है, हाँ, स्ट्रेस और नॉन विजिबल डिसेबिलिटी है। हम्म तो इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? ऐसा नहीं कि लगेज चेक के दौरान सिक्योरिटी फोर्स ने कुछ डांट दिया ना, आगे ठेल दिया, तो एक इनसेंसिटिविटी जो होगा ना वो कम हो, तो उसके लिए एक क्या दिया हुआ है, सनफ्लावर थीम मर्चेंडाइज अवेलेबल है कि वो पहना जा सकता है। और बैजेस बनाया जाता है, पिन बैजेस, ताकि जो लोग उसको ठीक से ए, मतलब ट्रीट करे और अच्छे से बात करे, और एक इक्विटी इन्वायरमेंट है इसके लिए। अच्छा है। सनफ्लावर इज चोजन फॉर सिंबल क्योंकि दे सिग्निफाई हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ। ये डिस्कस कर चुके थे।
बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट, हर एक स्टेट करता है। तो प्रवेश, हर एक जब स्टेट करता है तो इसके लिए पहले तो परमिशन लेना पड़ेगा सेंटर से हमेशा, क्योंकि ये तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन से भी रिलेटेड रिलेशन है इसका, हर एक नहीं, स्टेट का। जरूरी नहीं होता है उससे। जरूर नहीं। अब ये नेक्स्ट आर्टिकल है, इलेक्टोरल ट्रस्ट कहाँ कहाँ से मिला सबसे ज्यादा, 256 करोड़ इलेक्टोरल ट्रस्ट से मिला। और इलेक्टोरल ट्रस्ट है क्या, एनीवन कैन स्पेसिफाई? प्रवेश आप ही बताओ। हमने बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या है? आई थिंक इलेक्टोरल ट्रस्ट एक बेसिकली कैसा सिस्टम होता है जहाँ पर आपका टैक्स और जो भी आपका फंडिंग होती है उसका कुछ डाटा सेव होता है। इस तरीके का एक एसोसिएशन होता है, तो उसको शायद इलेक्टोरल ट्रस्ट बोलते हैं। आई थिंक हमने ये बात करी थी कि गवर्नमेंट ट्रस्ट दैट कंपनी सेट अप टू डिस्ट्रीब्यूट डिस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल एंड अदर कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी, ये डिफरेंस है दोनों में। और बॉन्ड एक मैकेनिज्म है, हाँ, ट्रस्ट में जा रहे हैं बेसिकली। हाँ, वही बना, बताओ मानसी। एसोसिएशन होता है एक तरीके का। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन काइंड ऑफ सेटअप। एनआईए बुक्स पन्नू अंडर यूरोपिया, ये क्यों हो पा रहा है अभी? क्योंकि पन्नू अगर वो सिटीजनशिप कैनेडियन भी है, लेकिन उनको इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है अंडर द न्यू एक्ट, और जो अमेंडमेंट किया गया यूरोपिया में। पहले ऐसा नहीं था, पहले इंस्टीट्यूशन को किया जाता था कि भाई ये लश्कर झंगवी, लश्कर वैसे नाम है, तो उस पर कर दिए, लगा दिए, तो क्या होता, लश्कर तैयबा हटा करके लश्कर झंकी नाम लगा दिया, तो बाईपास हो गया लॉ। लेकिन अभी आप इंडिविजुअल पर कर सकते हो, ऐसे जो मजहूर अजहर नाम है तो मजहूर अजहर पर लग गया, अब वो नाम चेंज करेगा तभी हटेगा, नाम जो चेंज करना मुश्किल होता है, आप कंपनी का नाम चेंज कर सकते हो जल्दी से। तो ये वो नया लॉ था। प्रोविजन है हाँ। ये 2019 यूएपी अमेंडमेंट से आया है। इसके अंदर अगर आप इसके अंदर ये भी ऐड किया गया है कि पहले जो था ये डिफाइन नहीं था पूरी तरीके से कि क्या एक्टिविटीज जो है हम्म। वो विड अमाउंट टू हाँ। बुक अंडर द यूएपीए। बट नाउ एनी एक्ट, इवन अगर आप हेट क्राइम्स भी करते हो तो भी आप अंडर बुक हो जाओगे इसके। नहीं, हेट क्राइम नहीं है प्रवेश, डायरेक्टली आप ज्यादा बोल रहे हो, इसमें हेट क्राइम नहीं है इसमें। नहीं इसमें मतलब अगर प्रॉपर वो एंटी बोले। इंडिया, और आपका जो डायरेक्टली आप कुछ गलत बोलेंगे, मतलब इसमें इसमें ने क्या बोला, इसमें तो कुछ थोड़ी किया है। एस एफ जे जो पन्नू जी है, ये बेसिकली बोले कि उड़ा दो जा करके रेलवेज को या फिर एयर इंडिया को, तब ये चले गया इसके अंदर में, तो हेट क्राइम नहीं हुआ ना। हेट क्राइम होता है कि फॉर एग्जाम्पल वो खालिस्तानी कोई बोलता है कि हिंदू ऐसा है या फिर मुस्लिम ऐसा है, तो वो हेट क्राइम डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू ये तो पूरा टेररिज्म हो गया, एक्ट ऑफ टेररिज्म, इंसाइट करना, तो इंसाइट वाला हो गया बात ठीक यहाँ है। पर। हेट क्राइम तो डिफाइन आज भी नहीं है कि हेट क्या है, हेट स्पीच नहीं, क्या आई है। थिंक हेट क्राइम तो शायद डिफाइन है, हेट स्पीच डिफाइन नहीं है। हेट तो ये हेट क्राइम कैसे आता है पन्नू वाला, नहीं, क्राइम तो बेसिकली कमिट हेट नहीं किया। हेट क्राइम का मतलब यहाँ पर यही है कि अंडर द यूएपीए इट इज मेंशन दैट एनी सॉर्ट ऑफ statement or any sort of hatredness shown by any individual association which has implication over the security, law and order and security of the people will amount to charges under the UAPA. Since 2019 it is written in the law. And Mansi, you can share the next link. Thank you. ओके औषिक।